हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बर्गसन सैमुअल्सन का सोशल वेलफेयर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये फंक्शन जो था ये बेसिकली प्रोफेसर ए बर्गसन ने 1938 के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश कराया था, एक आर्टिकल लिखा था जो पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल का नाम था रीफॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उसमें बेसिकली उन्होंने इसका आइडिया दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उन्होंने इस आइडिया दिया था। इससे पहले भी बहुत सारे सोशल वेलफेयर इकोनॉमिस्ट आए हैं, उन्होंने इसकर आइडियाज़ दिए हैं। इसमें से हमने कुछ डिस्कस भी किए हैं जो बहुत सारे लोगों ने दिए। इसमें जैसे कुछ मैं बताऊं, जैसे बेंथम ने किया था। बेंथम ने जो आइडिया दिया था, उन्होंने बहुत सिंपल आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जितने कंट्री के अंदर लोग खुश होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग खुश होंगे, उतनी ही कंट्री के अंदर वेलफेयर होगा। एक सिंपल आइडिया उन्होंने दिया था। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में एक और पढ़ा था, न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। उनका कहना था कि जो हमारी कार्डियल यूटिलिटी है उसके मेजरमेंट और उसके इंटरपर्सनल कंपैरिजन को से हम सोशल वेलफेयर निकाल सकते हैं। हमारी कार्डिनल यूटिलिटी का मेजरेबिलिटी और उसका इंटरपर्सनल कंपैरिजन, एक आदमी की कार्डिनल यूटिलिटी से दूसरे आदमी की कार्डिनल यूटिलिटी को। अच्छा देखिए, यहां पर ये बार बार एक वर्ड आएगा, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसको आप समझ लीजिए। मुझे पता है आप लोग को पता है, लेकिन मैं दो वर्ड में थोड़ा सा इसको बता दूं। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी होती है वो यूटिलिटी जिसको हम लोग नंबर में काउंट कर सकते हैं, जिसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं साहब 20 यूटिल्स। यूटिलिटी की जो हमने यूनिट मानी है वो यूटिल्स है, हमने मान के चले हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि इतनी यूटिलिटी है तो वो कार्डिनल है, ठीक है। ऑर्डिनल होती है बेसिकली, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ये बेसिकली सिर्फ सेटिस्फैक्शन पर काम करती है। थोड़ी लॉजिकल लगती है। देखिए, आप पानी पी रहे हैं तो आप ये नहीं कह पाएंगे साहब मैंने एक गिलास पानी पिया, मेरी 30 यूटिलिटी पूरी हो गई, मैंने एक गिलास और पी लिया, अब मेरी 12 यूटिलिटी रह गई है। हम समझने के लिए इसको करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल के अंदर क्योंकि आप सिर्फ अपना सेटिस्फैक्शन बताते हैं, हाँ मेरी प्यास भर गई, मेरी भूख खत्म हो गई, हाँ मैंने पूरा मजा ले लिया मूवी का, ये आपका एक सेटिस्फैक्शन है। तो जब हम सेटिस्फैक्शन में यूटिलिटी को काउंट करते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्डिनल, और जब हम उसको नंबर दे देते हैं कि साहब इतने यूटिल्स, तो उसको कहते हैं कार्डिनल, ठीक है। तो जो हमारे ये न्यू क्लासिकल सोशल वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे, ये बेसिकली इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी को बेस किया था। उन्होंने कहा था कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है इसकी मेजरेबिलिटी और इंटरपर्सनल कंपैरिजन से हम वेलफेयर निकाल सकते हैं। एक और मैं आपको बताऊं, पैरेटो ऑप्टिमलिटी को हमने डिस्कस किया था, आप पीछे वीडियो में देखिएगा, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। उनका कहना यह था कि वेलफेयर, किसी भी कंट्री का वेलफेयर को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय सेटिस्फाइंग द वेरियस मार्जिनल कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उनका कहना है कि आप प्रोडक्शन की अलग अलग जो मार्जिनल कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक कर लीजिए, और जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमली यूज कीजिए। उससे सोशल वेलफेयर मेजर किया जा सकता है। इसको हम नहीं बता रहे क्योंकि इसका पूरा डिटेल वीडियो पहले पढ़ा हुआ है, और इकोनॉमिक्स हैं बहुत से, लेकिन इन सारी जो थ्योरीज हमें मिली हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। अच्छा, कार्लडोर हिक्स की भी हमने इससे पहले डिस्कस की थी, कार्लडोर हिक्स ने भी किया था। अच्छा, स्टोस्की ने भी उसी पर बेस किया जिस पे कार्लडोर हिक्स ने किया था, लेकिन ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है, थोड़ी आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से इमेजिनरी है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपैरिजन तो उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को किया था, लेकिन
इम्प्लिसिट वैल्यू जजमेंट किया था। आप फिर मैं इसको क्या बता रहा हूं आपको, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पीछे आप जाकर इसको देखिए, काल्डोर हिक्स को हमने इससे पहले डिस्कस किया है। अच्छा, फिर मैं आपको दो चीजें बताऊं, एक होती है इम्प्लिसिट वैल्यू जजमेंट और एक होता है एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट। ये टर्म्स हैं, जरा सा मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप आगे जब इसको पढ़ें तो आपको पता रहे मैं क्या बोल रहा हूं। इम्प्लिसिट वैल्यू जजमेंट और एक होता है एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट आप जानते हैं, किसी भी चीज को लेके किसी को जज कर लेना कि हाँ ये इतना होगा, ये इतना होगा। अगर हम वैल्यू जजमेंट को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमने बस ऐसी बात कह दी है कि हाँ ये इतना है, तो वो कहलाता है इम्प्लिसिट वैल्यू जजमेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज को प्रूफ कर पा रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए डेटा है, उसका हम बता पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट। तो ये काल्डोर हिक्स और सेटोस्की की जो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है, जो वेलफेयर सोसाइटी का उन्होंने बताया है, ये बेसिकली उन्होंने इम्प्लिसिट वैल्यू पर लिया है, इसमें एक्सप्लिसिट वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये जो हमारी बक्सन सैमुअल्सन की सोशल वेलफेयर फंक्शन है, ये बेसिकली आप कह लीजिए कि इसको ये लोग ये कहते हैं कि ये एक वेलफेयर इकोनॉमिक को या किसी कंट्री के वेलफेयर को रिहैबिलिटेट किया है, फिर से लेकर आए हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी थ्योरी को बेसिकली बेस किया है एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट पे। मैंने बताया ना, जैसे काल्डोर हिक्स और सेटोस्की ने इसको इम्प्लिसिट वैल्यू पर किया है, बक्सन सैमुअल्सन ने इसको एक्सप्लिसिट वैल्यू पर किया है। वो उसको प्रूफ देंगे, वो उसको ग्राफ के जरिए, डेटा के जरिए, अपने फंक्शन के जरिए उसको प्रूफ करेंगे, क्या फंक्शन उन्होंने उसमें दिया है। तो उन्होंने पहली बात तो ये कि एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट किया है, फिर वो ऑर्डिनल यूटिलिटी को लेकर चले हैं। उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी को मेजर किया है और इंटरपर्सनल कंपैरिजन किया है। दो आदमियों की यूटिलिटी ले ली, एक की यूटिलिटी यहां है एक्स की और वाई की यूटिलिटी यहां है, अब ये बना दिया उन्होंने। अब वो यूटिलिटी को कंपेयर करेंगे, लेकिन वो एक फंक्शन के तहत करेंगे इसको। ठीक है, वो हम फिगर से आगे समझेंगे इसको। तो इस तरीके से, ये एक तरीके से आप ये समझिए, जो पुरानी थ्योरीज हैं उनमें एक टाइप का एडिशन आ जाता है, ये एक इंप्रूवमेंट कह लीजिए, कि इसके अंदर उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी को मेजर किया है और इंटरपर्सनल कंपैरिजन किया है, और जो वैल्यू जजमेंट किया है वो एक्सप्लिसिट है, जिससे वो प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, रॉबिन्स ने एक डेफिनेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। ये एक बड़ा सवाल था कि क्या वैल्यू जजमेंट को यूज कर सकते हैं। क्या वैल्यू जजमेंट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जब रॉबिन्स ने ये बात कही, और वो उससे बिल्कुल उसको फॉलो भी करते हैं कि हाँ, जो ये इंटरपर्सनल यूटिलिटी को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें वैल्यू जजमेंट करना पड़ेगा। देखिए, यूटिलिटी आप किसी आदमी की एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। आपने मुझे एक कप गिलास पानी दिया, मैंने पानी पिया, पानी पी के मैंने कहा हाँ बस प्यास भर गई। अब क्या मैं 2 घूंट और पी सकता हूं? नहीं पी सकता। इसको मैं खुद ही एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो दूसरा क्या बताएगा मेरी। तो वैल्यू जजमेंट तो जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि वो एक्सप्लिसिट, कि आप उसको कहां हद तक प्रूफ कर सकते हैं। ये सिर्फ हवाओं में बात कर रहे हैं, तो जहां आप उसको फंक्शन के जरिए ला रहे हैं उसको एक्सप्लिसिट कहेंगे। तो रॉबिन्स ने जब ये बात कही तो उसमें बक्सन सैमुअल्सन ने कहा कि हाँ ये सही है, लेकिन कोई भी वेलफेयर इकोनॉमिस्ट वैल्यू जजमेंट के बिना किसी भी कंट्री की कोई भी पॉलिसी का इफेक्ट उसके सोशल वेलफेयर पर बता ही नहीं सकता। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई, उसका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हुआ है वो बता ही नहीं सकता अगर वो वैल्यू जजमेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें इसका फंक्शन क्या है। जो इनका बक्सन सैमुअल्सन का सोशल वेलफेयर फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है। देखिए, फंक्शन उनका बहुत सिंपल है। W वेलफेयर हो गया। वो कहते हैं कि जो वेलफेयर है वो बेसिकली फंक्शन है वेलफेयर ऑफ, हमने मान के चला कि हमारे जो इंडिविजुअल है यहां पर, उसको n नंबर हम मान के चल रहे हैं।
एन नंबर, कितने हैं किसी कंट्री में, कितने हैं किसी कंट्री में, कितने हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वैल्यू फंक्शन जो है ये इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3 और इंडिविजुअल एन, बस ये फंक्शन है उनका। उन्होंने बताया कि अगर हमारी कंट्री में जितने लोग हैं हर किसी का एक फंक्शन होगा, वेलफेयर फंक्शन होगा हर एक का, वो किस तरीके से सेटिस्फाई होता है, किस तरीके से उसको वेलफेयर मिलता है, हर एक का अपना पर्सनल वेलफेयर होगा। अगर हम सबके वेलफेयर को सम अप कर दें तो हमें वेलफेयर मिल जाएगा। इसको आप एक जैसे हम उसको सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं, यूटिलिटेरियन फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो हम उसको यूटिलिटेरियन फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू सिग्मा यूटिलिटी ऑफ एन नंबर। ये भी हमारा सोशल वेलफेयर फंक्शन है। इसमें ये क्या चीज है, U1, U2, U3 ये सब क्या है, ये बेसिकली ऑर्डिनल यूटिलिटीज हैं। ये ऑर्डिनल यूटिलिटीज हैं जितने भी कंट्री में सिटीजन है, और ये W सिंपली आपका सोशल वेलफेयर है। ठीक है, ये सिंपली उनका फंक्शन है। अब फिर मैं इसी बात को कहूंगा कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो इंप्रूवमेंट कहा जा रहा है पुराने सारे फंक्शंस के अंदर, वेलफेयर फंक्शंस के अंदर, वो यही है कि इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के अंदर यहां पर एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट का यूज किया गया है। और बहुत सिंपल उन्होंने एक्सप्रेस किया है बर्गसन सैमुअल्सन ने। उन्होंने जो इसकी वैल्यू जजमेंट को दिया है, उन्होंने उसमें कंसिस्टेंसी रखी है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि वो एक बात ये मानकर चलते हैं कि अगर आप ए को प्रीफर करते हैं टू बी, ओके, और बी को प्रीफर करते हैं टू सी, तो ए सर्टेनली प्रीफरेबल होगा टू सी। ठीक है, सिंपल है। तो ये एक वैल्यू जजमेंट उन्होंने लेके चला है। इसके अंदर कंसिस्टेंसी रखी है उन्होंने। कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे तो डिस्कस करने में और एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाएगी। अब हम एक फिगर बनाते हैं जिसके अंदर सोशल वेलफेयर फंक्शन को हम लेंगे सोशल इंडिफरेंस कर्व के जरिए, ठीक है, या आप उसको वेलफेयर फ्रंटियर कह लीजिए। उसको बनाते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो एज यूजुअल मैं पहले फिगर बना लेता हूं फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने फिगर बना ली है। देखिए, हम यहां मानकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 इंडिविजुअल हैं, 2 पर्सन्स हैं। यहां पर हमने यूटिलिटी ए की ली है और यहां यूटिलिटी बी की ली है, और ये हमारे सोशल इंडिफरेंस कर्व्स हैं, W1, W2, W3 एंड W4। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे पहले, कि जब एक की यूटिलिटी बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। ठीक है, ये हमें बता रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या रिसोर्सेज हैं और किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये बात यहां मानने की है कि अगर हम Q से ऊपर यानी W1 से W2, 3 या 4 के ऊपर अगर हम शिफ्ट करेंगे तो वो सोसाइटी के अंदर इंप्रूवमेंट कहलाता है। अगर हम Q से T पर आते हैं या R से T पर आते हैं, Q से S पर आते हैं या R से S पर आते हैं या S से T पर जाते हैं, तो ये सब सोसाइटी के अंदर सोशल इंप्रूवमेंट कहलाता है। ठीक है, और अगर हम वापस आ रहे हैं तो जाहिर बात है ये तो लॉस है। दूसरी बात, अगर हम उसी कर्व पर चेंज करें यानी Q से अगर हम R पर आ रहे हैं तो सिर्फ कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, हमारे यहां इंप्रूवमेंट नहीं है। जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उनमें चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर बढ़ रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी को एडॉप्ट किया है और उस पॉलिसी के तहत यहां हमारे सोशल वेलफेयर के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, यहां तक देखिए पेरेटो ऑप्टिमलिटी की अगर बात करें तो ये बात पेरेटो ने बताई थी कि साहब यहां पर आपको इनके अंदर कहीं पे एक ऑप्टिमम पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन पेरेटो ने ये चीज क्लियर नहीं की थी कि वो कहां पर मिलेगा। यानी
इसके अंदर कौन सा पॉइंट पेरिटो ऑप्टिमल होगा, यह बात क्लियर नहीं थी। लेकिन आपको याद होगा हमने एक एजवर्थ बॉक्स डायग्राम पढ़ा था जिसमें एक के यहां कर्व्स आ रहे हैं और एक के यहां आ रहे हैं, तो ये एक पाथ मिलता था, इसको कॉन्टैक्ट कर्व कहा है। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के अंदर आप देखिए कॉन्टैक्ट कर्व कहलाया है, ठीक है। यानी इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो पूरी इकोनॉमी का या उन इंडिविजुअल्स का एग्जैक्टली पॉइंट होगा जो ऑप्टिमल है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके अंदर एक ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को यूज करेंगे। ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर भी हम कहें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक कर्व को हम यहां इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कर्व हमें ये बताएगा, जैसे मैंने बताया ना पेरिटो के अंदर उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि इसमें से कौन सा पॉइंट होगा जो पेरिटो ऑप्टिमल होगा। ये काम करेगा ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया था एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के अंदर। ये कर्व आपको बताएगा कि जब हम लोग ऑप्टिमली फैक्टर एंडाउमेंट यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने ऑप्टिमली यूज किया हुआ है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रेजेंट है, बताई हुई है, और पीपल्स की प्रीफरेंस भी हमें पता है, इन सारी चीजों को साथ में लेने के बाद जो एक पॉइंट मिलेगा वो बेसिकली फिजिकल अटेनेबल यूटिलिटी कॉम्बिनेशन पॉइंट कहलाएगा ऑफ टू पर्संस, जो कि बेस्ट पॉइंट होगा। समझ रहे हैं? दूसरे अल्फाजों में कहिए उसको कि जो ग्रांड पॉसिबिलिटी यूटिलिटी फ्रंटियर है वो एक पोजीशन बताएगा, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए, किस चीज के साथ, एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट अमंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर पर क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है, किसको क्या प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। दूसरी चीज एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हमारी जो रॉ मटेरियल यानी जो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सारे, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं पूरे, वो किस तरीके से प्रोडक्ट के हिसाब से असाइन हो रहे हैं। और तीसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया है कि फैक्टर एंडाउमेंट कह लीजिए उसको, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कह लीजिए या प्रेफरेंसेस, इसके साथ जब हमें कोई एक कर्व आएगा जो हमें ये बताएगा कि ये हमारा बेस्ट पॉइंट है इंडिविजुअल की यूटिलिटी के हिसाब से भी और इकोनॉमी के फैक्टर्स, एंडाउमेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रेफरेंसेस को साथ लेने के बाद, तो वो जो निकल कर आएगा वो कहलाएगा हमारा ऑप्टिमल पॉइंट, वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सोशल वेलफेयर। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ये जो हमारे सोशल इंडिफरेंस कर्व है, इसके ऊपर हम एक कर्व डायल करेंगे, ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मान लीजिए हम उसको ऐसे ही एक आइडिया लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आप, इसको हमने सपोज कर लीजिए एक्स मान लिया, बल्कि एक्स वाई हमारे पास है, जेड मान लीजिए इसको, ठीक है। हमें एक ये जेड पॉइंट मिल गया। अब ये जेड पॉइंट आपको क्या बता रहा है, ये जेड पॉइंट बता रहा है कि हमने इसके अंदर से जो हमारे सोशल इंडिफरेंस कर्व थे उसके अंदर से जो बेस्ट कर्व है, यानी जहां तक इंप्रूवमेंट दिया है गवर्नमेंट ने, उसको हमने मद्देनजर रख लिया, ठीक है। पहली चीज हमने यहां पर देखा कि जो फैक्टर एंडाउमेंट है, जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली यूज है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमें पता है, और प्यूपिल की क्या प्रेफरेंस है ये भी हमें पता चल गया। तो इस तरीके से इस ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के जरिए हम इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे उसमें एक फंक्शन निकाल सकते हैं जो ये हमें बता रहा है कि ये है जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सोशल वेलफेयर देगा। मैक्सिमम
सोशल पॉसिबल वेलफेयर, मैक्सिमम सोशल पॉसिबल वेलफेयर, पॉसिबल सोशल वेलफेयर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से इसके अंदर हम पहले सोशल इंडिफरेंस कर्व लेंगे पेरेटो ऑप्टिमलिटी वाले, लेकिन चूंकि पेरेटो ने उसके अंदर क्लैरिटी नहीं दी है कौन सा पॉइंट है, तो बक्सर सैमुअल्सन ने इसके अंदर एक नया ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि हमने देखा कि जो हमारे सोशल इंडिफरेंस कर्व थे उनको वो किस जगह जाकर टच कर रहा है। जिस जगह को जाकर उन्होंने टच किया तो हमें प्रेफरेंस भी मिल गई दोनों पीपल्स की, जो बेस्ट प्रेफरेंस है उनकी। जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है वहां कहां पर कितना चेंज उसके अंदर आया, कितना ऊपर हुआ, वो डेवलपमेंट हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, वो भी हमने ले लिया। फैक्टर एंडाउमेंट भी ले लिया और टेक्नोलॉजी भी ले ली। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर हमें ये Z पॉइंट मिला जो कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल सोशल वेलफेयर दे रहा है। तो इस तरीके से इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। अगर हम इससे ऊपर वाली बात करें, W4 की बात करें, तो ये वो ठीक इंप्रूवमेंट है, लेकिन हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, हम उसको अटेन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज यहीं तक है, खाली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो यहीं तक है। दूसरी बात, अगर हम नीचे जाते हैं तो हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, हम रिसोर्सेज को बढ़ा के हम अपने इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा Z पॉइंट होगा ये हमारा बेस्ट पॉइंट होगा, जहां पे कि हमारी सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए लगे हाथों इसके क्रिटिसिज्म भी देखें। क्रिटिसिज्म में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप किसी भी किताब से पॉइंट्स को ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको आइडिया दूं कुछ चीजों का, जैसे कि ये कहा जाता है कि ये फंक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए एक कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है, हर आदमी के फंक्शन को एवेलुएट करना फिर सम करना एक 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 मतलब आसान काम नहीं है। कुछ लोगों ने इसको इम्पॉसिबल भी कहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात कही जाती है कि जो हमने ये सोशल वेलफेयर फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया है, इसके अंदर हमने सारी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को एक ही वेटेज दिया है। हमने ये देखिए, कोई आदमी ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, बच्चे को भी हमने वही वेटेज दिया है, बड़े को भी वही वेटेज दिया है, इन्फेंट को भी हमने वही वेटेज दिया है। तो जाहिर है हर आदमी का सोशल वेलफेयर फंक्शन अलग होगा, लेकिन हम एक वेटेज देके चल रहे हैं। तो ये भी एक डिफिकल्टी है कि जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करें तो क्या वेटेज दें, किसको कितना वेटेज दें, ठीक है। तीसरी चीज ये कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये जो रिजल्ट्स हैं इसके वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसके अंदर जो प्रोफेसर एरो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा अल्टरनेटिव को चूज कर ले तो ये फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक आइडिया है सबके। इसी तरीके से एक चौथी बात है कि ये फंक्शन मेन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। मेन प्रॉब्लम क्या है, किस तरह हम सोशल वेलफेयर को स्टडी करें, काउंट करें, मेजर करें, इसको वो नहीं कर पाता। क्योंकि वो ये कहते, इसके अंदर एक प्रोफेसर बोमोल है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, ये इस बात को कहते हैं कि ये जो है ये सोशल वेलफेयर फंक्शन कोई एक तरह की कंप्लीट हमें किट नहीं दे रहा है कि जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंटें हम निकालें और सोशल वेलफेयर को स्टडी कर लें। तो ये कुछ बातें हैं जो कुछ अलग अलग लोगों ने कही और इससे इस सोशल वेलफेयर फंक्शन को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा किसी किताब से क्रिटिसिज्म देख, उसमें से आपको जरूरत है कि मैं उसको पूरे लिखकर एक्सप्लेन करूं तो मैं कर सकता हूं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और थैंक यू।